म्यूट कर लो अपने आप। देखिए आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए HTML है ना, CSS और बूटस्ट्रैप, ये तीन पार्ट हम एक एक करके देखेंगे। और जनरली वेब एप्लीकेशन होते बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा कि ये एप्लीकेशन कहाँ रन होती है, ओवर द सर्वर, इंटरनेट पर, है ना। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें दो पार्ट देखना पड़ते हैं। एक तो फ्रंट एंड होता है जो हमारे सामने वेबसाइट के फॉर्म में होता है ना, जिसको हम यूज़र के दिखाते हैं अपनी वेबसाइट। और दूसरा होता है जहाँ पर हम इस वेबसाइट को, कंटेंट को रखेंगे और कुछ डेटा को एक्सेस करेंगे, है ना, बैकएंड। तो अभी हमारा जो एंगुलर वगैरह है या रिएक्ट है, ये हम फ्रंट एंड पर वर्क करवाएंगे, है ना। हम धीरे धीरे इस सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी बताई थी 8-10 चीज़ें हैं इस पूरे सिलेबस के अंदर। अब धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा एंगुलर, है ना। एंगुलर के अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने 7-8 प्रीवियस पढ़ी है, ये सारी रीयूज़ होगी, है ना। एटलीस्ट आपको एंगुलर तक जाने के पहले क्या क्या आना चाहिए, वो सारा बेसिक हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो आपने HTML वगैरह पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन जितने भी बेसिक वेब एप्लीकेशंस होते हैं उसमें HTML मस्ट है। अगर वो आता है तो कोई भी बंदा इजीली वेब डेवलपमेंट में जा सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि केवल ASP.NET या फिर जावा के अंदर या PHP के अंदर या फिर एंगुलर या रिएक्ट के अंदर ही वेबसाइट डेवलप होती है। सिंपल सा आप नोटपैड उठाओ और उसके अंदर HTML की फाइल बना दो, वो भी एक क्या है, वेब पेज है। ये हो सकता है कि आपने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया होगा, लेकिन क्रिएट तो एक वेब फाइल हुई है। उसको जब भी डबल क्लिक करके हम रन करते हैं तो वो ओवर द ब्राउज़र रन होती है ना। गैलरी वगैरह में इमेज जैसे रन नहीं होती। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले HTML से शुरुआत करेंगे और डिज़ाइनिंग पर्पज़ से हम फिर CSS देखेंगे। और इसी के साथ आजकल चल रहा है एंगुलर या रिएक्ट या जो भी लैंग्वेजेस है, वो बूटस्ट्रैप यूज़ करती है। कुछ रेडीमेड डिज़ाइंस वगैरह या प्री डिफाइंड आपको डिज़ाइंस चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं, है ना। उसके बाद हम चलेंगे इसके कोडिंग पार्ट पर, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद आएगा एडवांस जावास्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आपका बनाया जाता है पूरा फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र के सामने रहेगा वेबसाइट के फॉर्म में। अब बात करते हैं कि HTML, CSS और जो जावास्क्रिप्ट है ये वर्क कैसे करते हैं। तो जो भी आप वेबसाइट के सामने देखते हो ना, है ना, मतलब मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। आपकी स्क्रीन पर आएगी मेरी स्क्रीन, आगे, ठीक है। कोई सी भी वेब एप्लीकेशन या बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट हमने ओपन की है ऑनलाइन। इस वेबसाइट में जितने भी पार्ट आपको एक दिख रहे हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, ये टेक्स्ट है, ये पूरा लिखा हुआ, ये एक इमेज है ना। ये लोगो जो है ये एक इमेज है, ठीक है। ये जो है ये हाइपर लिंक्स है। इट मीन्स कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कोई ना कोई पेज आ सकता है। ये भी हमारे हाइपर लिंक्स हैं। देखो हर एक के ऊपर ये कर्सर चेंज हो रहा है ना। नॉर्मल टेक्स्ट और लिंक के अंदर डिफ्रेंशिएट आप इसी तरह से कर सकते हो। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। किसी हाइपर लिंक पे, जैसे इस पे ले जा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर लिंक है। इट मीन्स कि इस पर क्लिक करूँगा तो कहीं ना कहीं ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा दूसरे कंपोनेंट पर, है ना। नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर लिंक है। तो अगर इतने से पेज को भी हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक बटन है, ये क्या है, एक बटन है, ये टेक्स्ट है, ये हेडिंग है ना। यहाँ इमेज भी दी हुई है ना। ये एक इनपुट टाइप करने के लिए इनपुट बॉक्स दिया हुआ है। तो ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। इस वेब पेज के या इस वेबसाइट के एलिमेंट्स, है ना, जिनको हम प्लेस करना सीखेंगे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये आपका क्या कहलाता है, पूरा डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर ये पूरा डिज़ाइनिंग किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई अगर हेडिंग ऐड करना हो, इमेज ऐड करना हो, कोई टेबल लगाना हो, कोई हाइपर लिंक बनाना हो, कोई इनपुट जैसे ये यहाँ पर सर्च का दिया हुआ है ना, ये लगाना हो, तो ये सारे एलिमेंट हम किससे ऐड करेंगे, HTML से। और इनके पीछे जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो कि ये बटन का बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू आ रहा है
है ना। ये इतनी ही स्पेस क्यों ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है, ये सेंटर में क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है ना। ये इसके बैकग्राउंड कलर को क्या हम चेंज कर सकते हैं, या ब्लू कैसे आया, तो ये हम देखेंगे CSS के अंदर, है ना। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के थ्रू हम एलिमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट पर कैसे ऐड किया जाता है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके, हर एलिमेंट की खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें चेंज करके हम उनका कलर, साइज़, है ना, कहाँ पर प्लेस करना है हम उसे, ये हम CSS में देखेंगे, है ना। और इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप प्री डिफाइंड डिज़ाइंस होती है, आप जैसे यूज़ करना चाहो वैसे कर सकते हो, फाइन। और फिर HTML हो गया, एलिमेंट को ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट पर यूज़ होता है। CSS यूज़ होता है उन एलिमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये केवल विदाउट CSS भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इतना बेकार वेबसाइट लगेगी कि कोई देखेगा भी नहीं, है ना। ये सपोज एलिमेंट हमारे ऐसे हो कि यहाँ पर ना हो और सेम साइज में यहाँ पर एक कॉर्नर पर दिखाई दे, इधर पूरा डॉक्यूमेंट खाली है हमारा, तो इतनी गंदी वेबसाइट कोई नहीं देखना पसंद करेगा। तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, CSS। CSS कुछ अलग से नहीं है, उन्हीं एलिमेंट्स पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, फाइन, जो आपने HTML के थ्रू ऐड की है। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट क्या करता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या काम करेगा, आपको इंटरनल वर्क जितना करवाना है ना, वो हम कोडिंग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। इंटरनल वर्क इट मीन्स व्हाट, सपोज आपने इंटरफेस बना दिया, एक वेबसाइट बना दी जिसमें स्टूडेंट अपनी वेबसाइट ओपन करेगा और कुछ ना कुछ फॉर्म भरेगा, है ना। कोई वैकेंसी आई है, आपको फॉर्म भरना है, आपने ये फॉर्म अपनी जो भी डिटेल थी उसके अकॉर्डिंग फिल कर दिया, इंटरफेस भी आपको अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। जब आप सबमिट करोगे तो ये रिकॉर्ड सामने वाले के पास जाना चाहिए, है ना, ताकि उसको ये पता चले कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, है ना। तो जब आप सबमिट बटन पे या सेव बटन पे या रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये रिकॉर्ड कहाँ पर जाएगा, कौन इसे यूज़ करेगा, ये सारी इंटरनल वर्किंग हमें जावास्क्रिप्ट में सीखना है। सपोज आपने एक कैलकुलेटर भी बनाया, तो कैलकुलेटर बनाते वक्त आपके दिमाग में ये आएगा मुझे कितनी बटन्स रखना है, तो 1 2 3 4 5 6, हर एक नंबर के लिए एक बटन रख लिया आपने, फाइन। एक इनपुट बॉक्स रख लिया जिसमें अपने को नंबर दिखाई देगा, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के बटन रख लिए, किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो नंबर वो वहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे इनपुट के अंदर, फाइन। अब मुझे अगर मान लो कि इनका कैलकुलेशन करना है, 2 और 3 को प्लस करना है आपको, तो ये कोडिंग करना पड़ेगी मुझे, ऑटोमेटिकली नहीं होगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना, ये केवल HTML और CSS का पार्ट है कि इन्होंने ये केवल आपको दिखाया है। कुछ करवाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करना पड़ेगा, फाइन। आपने कोई टॉयज देखे होंगे, उसका उसमें 4 व्हील्स आएंगे, एक स्ट्रक्चर कैसा होगा, गेट आएंगे, या कुछ भी टॉयज, अगर मान लो कार का टॉयज है, ठीक है, तो वो तो हो गया उसका HTML, जो जो एलिमेंट उसमें लग रहे हैं, लेकिन वो किस कलर की आएगी, है ना, उसका कलर क्या होगा, टायर कैसे होंगे, मतलब उसके कलर क्या होंगे, ये सब उसके CSS हो गए, है ना। लेकिन वो कितनी स्पीड, हाई स्पीड रहेगी उसकी, ब्रेक लगेगा तो किस तरह से लगेगा, ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके फीचर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम कब किस में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। HTML से शुरुआत करते हैं। आज हम एक फाइल बनाते हैं और इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने कभी पढ़ी है HTML वगैरह, फर्स्ट टाइम है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए वैसे जनरली क्या लिया जाता है कि एक कोड एडिटर होता है, VS कोड एडिटर, वो यूज़ करते हैं, लेकिन शुरुआत में आप नोटपैड से यूज़ करो। एक आध दिन हम नोटपैड यूज़ करेंगे, फिर VS कोड यूज़ करना बता दूँगा, है ना। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आप जितना हैबिचुअल अगर उससे हो तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। मैं आज की क्लास इसमें बताता हूँ, ठीक है। बाकी उसमें हम यहाँ एक फर्स्ट फाइल बना रहे हैं हमारी अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, नोटपैड में। तो मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, ओपन किया। ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी नोटपैड ओपन जैसे जनरली करते हैं वैसे कर सकते हैं। नोटपैड ऐप, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
मैं इसका ज़रा फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लेता हूँ तो आपको विजिबली अच्छे से होगा। फाइन। अब जब भी आप कोई HTML फाइल बनाते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ। आपके पास से जूम हो जाएगी, मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकता हूँ मेरे पास। ठीक है, और बढ़ाऊँ फ़ॉन्ट साइज? राइट, ओके। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ही होता है एक ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, जो ब्राउज़र पर जब आप डिस्प्ले करने जाओगे ना तो उस टेक्स्ट को आपको किसी न किसी टैग के थ्रू लिखना पड़ेगा। एक ऐसा टेक्स्ट जिसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपने क्या यूज़ किए हैं? टैग। और ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना, एंगुलर ब्रैकेट्स, इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। इनको बोला जाता है टैग। ये कौन सा टैग है? HTML टैग है ना। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट की जो स्टार्टिंग और एंडिंग होगी वो हमारा HTML टैग से होगी, है ना। इसके स्टार्ट टैग में ये स्लैश नहीं आता, एंड टैग में स्लैश आता है। ये क्या बताएगा ब्राउज़र को? ये बताएगा कि ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है और ये उसका स्टार्ट है और ये उसका एंड है। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो यूज़र को दिखानी है आप कहाँ लिखोगे? इसके बीच में ही लिखोगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि बच्चे टैग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा आता है तो ये भूल जाते हैं, क्लोज करना भूल जाते हैं, है ना। इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप उसी वक्त क्लोज कर दो जिस वक्त स्टार्ट किया है। VS कोड तो ये फीचर देता ही है कि जैसे ही आप HTML लिखोगे ना तो ओपन भी दे देगा, क्लोज भी दे देगा, आपको इतना टाइप भी नहीं करवाएगा, वो आपकी पूरी मेहनत बचाएगा, ठीक है। अभी हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं इसलिए मुझे टाइप करना पड़ रहा है, फाइन। HTML स्टार्ट और एंड के बीच में हम पूरा कोड लिखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अब HTML के अंदर क्या किसके अंदर लिखना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ किसके अंदर आएगी? टैग के फॉर्म में आएगी। इसके अंदर जनरली दो हमारे पास सेक्शंस होते हैं। एक होता है हेड सेक्शन, ठीक है, क्लोजिंग भी बना देता हूँ मैं। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं है ना। केस सेंसिटिव नहीं है मतलब आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो इससे कोई मतलब नहीं है। आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। नहीं, सिर्फ HTML और CSS में। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, वहाँ पर कैपिटल का मतलब अलग होता है और स्मॉल का मतलब अलग होगा, ठीक है। तो पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन और दूसरा सेक्शन होता है टाइटल। बस ये दो सेक्शन याद रखें। और इसका क्लोजिंग में रखें, सॉरी टाइटल नहीं, बॉडी। HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्ट बताएगा, टैग और एंडिंग बताएगा। इसके अंदर दो सेक्शन हम जनरली देखते हैं। ये होता है हेड सेक्शन जो हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र को जनरली नहीं दिखाना है ना। सपोज आपकी वेबसाइट आप बनाने जा रहे हो तो उसमें कीवर्ड ऐड करना है, कीवर्ड इट मीन्स या डिस्क्रिप्शन ऐड करना है जिससे कि गूगल पे कोई भी सर्च करेगा हमारी वेबसाइट को तो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हमारी ये वेबसाइट में क्या करना चाहिए? रैंक करना चाहिए, राइट, ऊपर आना चाहिए कुल मिलाकर। तो ये हमारा जो कस्टमर या विजिटर होगा ना उसको इससे थोड़ी ना मतलब है कि आपने कौन से कीवर्ड रखे कौन से नहीं रखे। ये तो हमारे लिए ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जनरली। तो ये हम हेड सेक्शन में लिखेंगे। यूज़र को जो भी दिखाना है वो हम कहाँ लिखेंगे? बॉडी के अंदर, ठीक है। सपोज आपने एक एक्स्ट्रा CSS स्टाइल शीट कहीं से इंपोर्ट की है, जैसे बूट स्ट्रैप ऑनलाइन भी चीज़ें देता है कि आप ऑनलाइन लिंक से भी आप उसकी स्टाइल यूज़ कर सकते हो, तो उसको आप रखोगे हेड के अंदर, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना ये तो हम बॉडी के अंदर यूज़र को दिखाएंगे, राइट। तो हेड सेक्शन हमारा एक इंफॉर्मेशन रखने के लिए है और बॉडी के अंदर जो भी यूज़र को दिखाना है वो लिखेंगे, ठीक है। आप इसे ऊपर नीचे प्लस माइनस आगे कितना भी करना चाहो कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कौन सा टेक किसके अंदर आएगा। अलाइनमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं मेरा यहाँ हेड सेक्शन के अंदर एक टैग लेता हूँ, है ना, वो होगा टाइटल टैग। सपोज इस
पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए मुझे क्या बनाना है, टाइटल रखना है। तो टाइटल होता क्या है, तो किसी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं या ब्राउज़र में खुलती है तो यहाँ टैब में देखो एक टाइटल लिखा हुआ है, गूगल का लिखा हुआ है, गूगल है ना, इसका लिखा हुआ है गूगल, इसका लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है ना। तो इसी तरह से आप भी अपने पेज का अगर सपोज टाइटल रखना चाहते हो तो उसको रखोगे हेड के अंदर, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है ना, उस टाइटल से यूज़र को कोई मतलब नहीं। तो आप यहाँ पर टाइटल रख दो माय फर्स्ट, जो भी आप रखना चाहते हो वो रख दो। और टाइटल को भी आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। टाइटल को आपने क्या किया, वो आ रही है क्या, लास्ट में अपन ने कहा था लास्ट में, हाँ हर टैग में आएगा। देखो टैग दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है कि एम्प्टी टैग। उसका क्लोजिंग नहीं होगा, उसका केवल ओपनिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये जितने भी टैग देखे ना, ये कंटेनर टैग कहलाते हैं। कंटेनर इट मीन्स व्हाट, कि इनके अंदर कुछ ना कुछ रखा जाएगा। और ओपन और क्लोजिंग ये क्यों जरूरी है, ताकि वो इफेक्ट अपना दिखा सके कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है ना। सपोज मैं ये क्लोज नहीं करूँ टाइटल को, तो ब्राउजर को क्लियर नहीं होगा कि आगे जो लिखा हुआ है ना, अगर सपोज आगे कुछ भी आता है वो टाइटल का पार्ट है या नहीं है। लेकिन मैंने इसको क्लोज कर दिया तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ तक का हमारा टाइटल है। क्लियर है, ओके। तो ये हमने एक टाइटल लेना चाहते थे तो हमने यहाँ रख दिया। और बॉडी के अंदर सपोज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकता हूँ, है ना। चलिए अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ वेब। ये एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया जो मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देगा। ये कहाँ दिखाई देगा, टाइटल बार में, है ना। ये यूज़र को दिखाना है और ये हमें टाइटल बार में शो करना है, इसलिए हमने हेड के अंदर रखा है। ठीक है, ये कंटेंट ऑप्शनल है अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी आपका पेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उसमें टाइटल वगैरह नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं रख सकते अगर हटा देते हो। अगर बॉडी हटा दिया या बॉडी के बिना लिखा तो जब यूज़र को कुछ दिखाना ही नहीं है तो फिर बॉडी हम मतलब पेज क्यों बना रहे हैं, समझ गए ना। HTML तो बन जाएगा फाइल, लेकिन दोनों को कब ऑप्शनल रख सकते हो, जब आपको हेड में कुछ नहीं रखना हो, आप प्रैक्टिस पर्पज से काम कर रहे हो, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर तो हमें रखना ही पड़ेगा ना, क्या, क्योंकि हम दिखाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हम भी तो देखेंगे कैसा दिख रहा है। फाइन, इतना कर लिया। अब इसकी बात आती है कि फर्स्ट वेब पेज कैसे सेव करें। तो Ctrl+S या फिर फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए। और सपोज मैं डेस्कटॉप पर कोई फाइल रखना चाहता हूँ, है ना, हम इसका क्रिएशन का कर रहे हैं डेस्कटॉप पर। तो जब भी इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल का नाम, और नाम के साथ आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा HTML.html, ठीक है। .html से क्या होगा कि ये फाइल नोटपैड के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में सेव ना होते हुए किस में सेव होगी, HTML फॉर्मेट में सेव होगी। HTML से भी काम चल जाएगा और HTML भी लिख सकते हो, है ना। कोशिश करना है HTML आदत में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ पहले। सेव कर दिया। और अब हम नोटपैड की लोकेशन छोड़कर हमारे डेस्कटॉप की लोकेशन पर चलते हैं। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट नाम की फाइल आ गई है ना। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर, ये ठीक है। अपने जिस भी फोल्डर में सेव करोगे वहाँ आ जाएगी। और इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन नोटपैड में नहीं होगी, कहाँ होगी, ब्राउज़र। अब आप देख सकते हो कि जो आपने टाइटल डाला था वो टाइटल बार में है और जो टेक्स्ट डाला है वो यहाँ पर, बॉडी के अंदर लिखा है वो यहाँ पर है और टाइटल के अंदर जो डाला था वो यहाँ पर, ठीक है। ओके, अभी मैंने कुछ एलिमेंट्स बताए थे, अब हम उन एलिमेंट्स की बात करते हैं कि ये टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, हेडिंग कैसे लिख सकते हैं, इमेज कैसे ला सकते हैं, टेबल कैसे ला सकते हैं, लिस्ट भी होती है, टेबल भी होती है, इतने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं। तो हम एक एक करके अब एलिमेंट्स के बारे में बात करें। फाइन, अभी तक कोई डाउट। सिंपल सा मैंने बताया HTML लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड में।
और फिर इसके दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। यहाँ पर जो लिखोगे वो यूज़र को दिखाई देगा, ठीक है। अब अभी तो मैंने डायरेक्ट लाइन लिख दी थी, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा दूसरी चीज़, इसको मैं जब क्लोज कर दूंगा ना, अगली बार आपको अगर ओपन करना हो तो इसे डबल क्लिक करोगे तो ये तो ब्राउज़र में ओपन होगा। आप इसे क्या करो, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लो या VS कोड कर लो, जैसा भी आपको लगे, ठीक है। अब मैं सेकेंड फाइल क्रिएट करता हूँ। आपके कॉलेज से आ रहे हैं इसलिए नींद आ रही है। HTML कोशिश ये करना कि कोई टैग मिसिंग ना हो, ठीक है। टैग VS कोड यूज़ करते हैं ना तो ये आदत बिगाड़ देता है अपना, क्योंकि हर चीज़ यहाँ टाइप करना पड़ती है नोटपैड पे और VS कोड ऑटोमेटिकली दे देता है। ये कोड एडिटर यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। और इसको हमने यहाँ नहीं, कोड एडिटर ही है वो, उसी को ID बोलते हैं जनरली, ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे एडिटर हैं लेकिन हम VS कोड ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। चलिए, ये हमने एक फाइल बनाई है और इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं हेडिंग। सबसे पहला एलिमेंट हेडिंग। देखो, जो ये वेबसाइट देख रहे हो इसमें ये फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट लिखा हुआ है, ये एक हेडिंग का पार्ट है ना। सपोज मैं अगर कोई और वेबसाइट ओपन करूँ, गेट बूटस्ट्रैप ओपन करूँ, यहाँ से देख सकते हैं ये हेडिंग होती है और ये पैराग्राफ, ये हेडिंग है, ठीक है, और ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये सब हाइपर लिंक है, देखो कर्सर भी चेंज हो रहा है हाइपर लिंक पे जाने के बाद। ये एक हाइपर लिंक है, देखो कर्सर चेंज हो रहा है ना। ये बटन है, ठीक है। तो ये लोगो है इस वेबसाइट का, मतलब एक तरह से इमेज है ना। तो इस तरह के हेडिंग हम कितने टाइप के यूज़ कर सकते हैं और उनके साइजेस क्या होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भी एक हेडिंग है तो इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कितने हेडिंग मिल सकते हैं, है ना। हम किसी नॉर्मल टेक्स्ट को भी बड़ा या छोटा डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडिंग जो देता है उनके साइज़ हम एक बार देखते हैं कि कितने कितने बड़े होते हैं। मैं आज इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको हेडिंग, है ना। टाइटल वगैरह ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वो आप एक बार बता दिया। अब हेड के अंदर टाइटल टैग लेकर उसे यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट में हेडिंग ऐड करना हो तो आप यूज़ करते हैं H1। ये क्या है, हेडिंग है H1, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक की हेडिंग आपको रखना है, तो सपोज रखना है हमें वेलकम टू कोड बेटर। अब हमारी हेडिंग का काम खत्म हो गया तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये H1 के अंदर अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, अच्छा इसी नॉर्मल टेक्स्ट को मैं बाहर भी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करते आएगा ना H1 में क्या लिखा है और नॉर्मल में अगर लिखते हैं विदाउट H1 तो क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब इसको सेव करते हैं तो ये पूछता है कहाँ पर किस नाम से सेव करना है, तो हम बता देते हैं इसको, ये हमारे सेकेंड हेडिंग नाम दे दो इसको, सेकंड देने की बजाय। जनरली फाइल का नाम वैसा देना चाहिए कि बाद में अगर आप ढूंढो तो मिल जाए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक। अब इसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर चला और ये हेडिंग वाली फाइल आ गई। ये देखो, ये H1 है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है ना, दोनों में डिफरेंस है। जब भी आपको कोई टेक्स्ट बड़ा दिखाना हो और खासकर वो टेक्स्ट किस में हो, एज अ हेडिंग हो, तो ही आप H1 का यूज़ करें, है ना। H1 है तो कुछ और भी ऐसे हेडिंग टैग हैं हमारे पास, इसीलिए इसको नंबरिंग की है। हम उन सबको देखते हैं एक तरह। अब मैं यहाँ यूज़ करता हूँ H2, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, बार बार उसी को पेस्ट कर देंगे बस। अब H1 और H2 ऐसे कितने हेडिंग टैग मिलेंगे, तो 6 तक मिलते हैं आपको, H1 से लगाकर H6 तक, ठीक है। और दोनों में जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे साइज उनका कम होते जाएगा। ये H2 है, H1 से छोटा है, ठीक है। मैंने अभी आपको जो साइट ओपन की थी उसमें बताया था अलग अलग साइज के हेडिंग हो सकते हैं,
तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से हेडिंग को प्रीफर करना चाहते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जब तक आप H1 यूज नहीं करोगे तब तक H2 यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे कोड लिखा और सेव नहीं करा और अपन डायरेक्ट होम पर चले गए तो वहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, पहले सेव करना पड़ेगा। पहले सेव करना पड़ेगा। हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सपोज मैं अब अगला H1 यूज करने वाला हूँ, H3 यूज करने वाला हूँ, मैंने यहाँ कोड में चेंजेस की, एक बार तो सेव कर चुके हम, तो जितना सेव कर चुके हैं ना उतना ही दिखेगा वहाँ। अगर आपने चेंजेस किया और उसको सेव नहीं किया तो ये मैंने 3 किया और यहाँ पर भी क्या कर दिया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं आएगा वो, उसको रिफ्रेश भी कर दो तो नहीं आया, है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से, है ना। आप फाइल में जाके भी कर सकते हो, शॉर्टकट की से करो तो ज़्यादा बेहतर है। और अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कैसे करते हैं, F5 से। अब आगे ठीक है, ये H3 हो गया हमारा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको बार बार कि इधर यहाँ शुरुआत में अगर आपने H3 लिखा है तो क्लोजिंग भी आपकी H3 से ही होना चाहिए, है ना, अदरवाइज वो दिक्कत दे देगा। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो कि ये टैग लिखना क्लोजिंग वाला भूल गए तो मैंने जैसे बताया था ना अभी आपको कि वो नहीं जान पाएगा कि उसका इफेक्ट कहाँ तक है। सपोज आपने H1 क्लोज करना भूल गए, और जनरली इसके बाद में क्लोज करना भूल गए और कुछ और लिखना चाहते हो तो दिस इज माय वेबसाइट, लाइन लिखे। हम हेडिंग में किसको रखना चाहते थे, ओनली दिस, ठीक है। लेकिन ये हमने नीचे लिखा था, तो क्या हमारा ये भी हेडिंग बन जाएगा, देखो वो भी हेडिंग के फॉर्म में आ गया, जबकि वो हम हेडिंग के फॉर्म में नहीं रखना चाहते। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि आपने H1 कहाँ तक यूज़ किया है। इसके आगे जितना कुछ भी लिखते जाओगे ना, जब तक आप दूसरा एलिमेंट नहीं ले लेते तब तक वो उसको क्या करते जाएगा, H1 के फॉर्म में ही समझते जाएगा। फाइन, तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, क्लोजिंग। मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट नंबर चेंज कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क करना है कॉपी पेस्ट के साथ में, टाइप करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है। अभी टाइप भी करना पड़ रहा है, लोरेम तो हमें पैराग्राफ भी देता है VS कोड, जब हम VS कोड पे टाइप करेंगे। चलिए, बहुत इजी कर देता है, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बोलते हैं। देखो ये H1 से लगाकर H1 से लगाकर H6 तक के हेडिंग्स है। ये तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है विदाउट कोड। तो आप इससे बड़ा हेडिंग अगर रखना चाहते हो तो मैनुअल इसका साइज बढ़ा सकते हो CSS के थ्रू, और इससे भी छोटा टेक्स्ट रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, है ना। ये डिफ़ॉल्ट साइज हमें देते हैं जो HTML है वो, कि अगर आपको रेडीमेड यही कंटेंट चाहिए इसी तरह की हेडिंग तो आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट टैग। लेकिन इससे बड़ा रखना हो या इससे छोटा रखना हो तो आपको फिर उसका क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा विथ CSS, ठीक है। ओके, उसके बाद में एक टैग आता है जनरली कि हम ऐसा ओपन टैक्स कभी नहीं लिखते हैं। ये जो वेलकम लिखा हुआ है ना, ऐसा विदाउट टैक्स कभी नहीं लिखते हम। यहाँ पर जनरली कोई ना कोई टैग यूज़ करते हैं कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए। तो उसके लिए जैसे पैराग्राफ हमने देखे थे, उसके लिए एक टैग होता है, कौन सा, पी टैग, है ना। पी टैग क्या करता है, पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। और कोई भी टेक्स्ट नॉर्मल बॉडी पे डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे ना तो पर्टिकुलर टैग के अंदर रहेगा तो हम इजीली कर पाते हैं, और अगर आपने बाहर लिखा तो फिर दिक्कत आएगी उसको गेट करने में या स्टाइल देने में, है ना। सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अंदर है या कॉलेज के अंदर है, उन्हें कोई ना कोई आईडी या कोर्स के अंदर इनरोल कर दिया तो इजीली होगा ढूंढना, है ना। अगर सबको एक जैसे ही किसी शादी में गए और वहाँ किसी पर्टिकुलर को ढूंढना हो तो किसी के पास कोई आईडी नहीं, है ना। तो आपके पास जो भी टैग्स या कुछ लिख रहे हैं तो एक टैग के अंदर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हो, अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ कुछ डमी टेक्स्ट।
अभी क्लोजिंग होगा, ठीक है। और क्लोजिंग है तो ये ज़रूरी भी है कि आप इसे लिखो, अदरवाइज़ नहीं लिखोगे तो जैसे मैंने अभी प्रॉब्लम बताई है वो आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आएगी, वो डिपेंड करता है आपने कोड कैसा लिखा है, लेकिन आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। ये पैराग्राफ, ठीक है। वेब पेज और वेबसाइट दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है। वेब पेज और वेबसाइट क्या होती है, तो वेब पेजेस से मिलकर ही बनती है वेबसाइट। अभी हमने एक फाइल बनाई है, इसको अगर हम 2 या 10 फाइलों में कन्वर्ट करना चाहें तो हर एक फाइल को इंडिविजुअल बना लेंगे और एक पर्टिकुलर पेरेंट फाइल के अंदर इन सबकी लिंक दे देंगे, हाइपर लिंक, कि कोई भी अगर क्लिक करेगा, जैसे आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस पे क्लिक किया तो आपके सामने कौन सा पेज आ जाता है, सिलेबस वाला। तो सिलेबस का पेज इंडिविजुअल अलग बना हुआ है ना। एक पेरेंट आपका जो पेज होगा उसके अंदर सारे पेजेस की हम लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करेगा तो दूसरा पेज खुल जाएगा, है ना। तो वेबसाइट वही रहेगी, डोमेन वही रहेगा जनरली। ये इसमें देखो, यहाँ पर अभी वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com, है ना। पेज अभी इंट्रोडक्शन वाला खुला हुआ है। सपोज मैं किसी और लिंक पे जाता हूँ, यहाँ हमारे पास इतने सारे लिंक हैं, ये भी हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल पे जाता हूँ या आइकन्स पे जाता हूँ या हाइपर लिंक है, इस पर क्लिक करूँगा तो वेबसाइट तो वही है मेरी। ये देखो ये वाला पेज खुल गया, है ना। थीम पे क्लिक करूँगा, वेबसाइट वही है लेकिन थीम वाला पेज ओपन हो गया, है ना। इट मीन्स कि ये वेब पेज पहले से बनाकर रखें और इनको कलेक्ट करके एक जगह पर रख दिया, जो व्यक्ति जो यूज़र जहाँ क्लिक करेगा उसके सामने वो पेज आ जाएगा। वेबसाइट और वेब पेजेस, एक वेबसाइट में कितने पेजेस हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम एक वेब पेज भी अपने आप में क्या है, एक वेबसाइट है ना। और इसके बाद हम देखते हैं, पैराग्राफ के बाद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स देखते हैं। पहले सेव कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब एक टेक्स्ट को हमें कैसे कैसे डिस्प्ले करने की ज़रूरत पड़ सकती है। केवल अभी टेक्स्ट देख रहे हैं, उसके बाद इमेज लिस्ट वगैरह टेबल पे काम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक टेक्स्ट कैसे कैसे डिस्प्ले हो सकता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रख लेते हैं इसको नाम, HTML। पहले ही मैंने सेव कर दिया HTML डॉट से लगाकर, और जनरली अब इसके अंदर डायरेक्ट मैं बॉडी यूज़ कर सकता हूँ, हेड की ज़रूरत नहीं भी है, लो तो ले सकते हैं इसको। बॉडी और बॉडी को क्लोज, अभी बहुत सारी चीज़ें आएगी। स्टाइल शीट को आपको एक्सटर्नल को लिंक करना हो, जावास्क्रिप्ट को लिंक करना हो, या फिर कुछ कीवर्ड वगैरह लेना हो, रिस्पॉन्सिव बनाना हो, मेटा टैग वगैरह सब हेड के अंदर ही आता है। लेकिन अभी केवल एलिमेंट ऐड करना, हम बेसिक्स देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। और बॉडी के अंदर तो जनरली जो यूज़र को दिखाना है वो लिख देते हैं। चलिए, तो अब मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल में पहला जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल आता है बोल्ड। जनरली बोल्ड टेक्स्ट लिखना हो हमें तो कैसे लिखते हैं। सपोज मुझे वेलकम टू कोडबेटर लिखा हुआ है, बोल्ड करना है, एक नॉर्मल है। दूसरा अगर मैं रखना चाहूँ तो यहाँ पर कर देता हूँ सेम कंटेंट कॉपी करके, क्लोज की। आपने MS वर्ड वगैरह इसमें चलाया होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। तो कोई टेक्स्ट ऐसा दिखाना है जिसको आपको क्या करना हो, बोल्ड करना हो, तो बी टैग के अंदर लिखा है। और जनरली ये वेलकम टू कोड बेटर लिखा हुआ है, ये मेरा सिंपल है, या तो पी टैग के अंदर लिख दो, तो डिफ्रेंशिएट करते आ जाएगा आपको। तो हमारा सिंपल टेक्स्ट है, और ये बी टैग क्या करेगा, इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो उस फाइल पे चले, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फाइल पर, और दोनों टेक्स्ट डिस्प्ले किए हुए हैं, देख सकते हो। ये मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, है ना, इतना बड़ा वैसे नहीं दिखेगा आपको, 400% जूम किया हुआ। तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों टेक्स्ट। चलिए, अब बोल्ड जैसे किया है वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं।
बी की जगह हम क्या लिख देंगे, आई। ये सारे प्री डिफाइंड टैग है, मतलब इनका वर्क क्या होगा इनको पता है। देखो इटैलिक आ गया, ठीक है, और अंडरलाइन करना हो तो कौन सा टैग होता है, अब जो टेक्स्ट आएगा उसके नीचे एक अंडरलाइन आएगी, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें ये एक के बाद एक डिस्प्ले नहीं करना है, हमें लाइन चेंज करना है ना। यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट तो एक लाइन में ही आ रहा है। अच्छा ये इसके बाद में ये क्यों नहीं आया, तो HTML पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन होती है और कुछ की ब्लॉक होती है। तो जब आप पैराग्राफ यूज़ करते हो ना तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब कि इसके बाद अगर कोई टैग यूज़ कर रहे हो तो नीचे आएगा, है ना। और इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, इनकी जो स्टाइल प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले मतलब कैसा दिखाई देगा, तो इनलाइन होगा तो एक लाइन में आएगा, जब तक आप इसे चेंज नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो चेंज अगर लाइन करना है हमें, सपोज वेलकम टू कोड बेटर बोल्ड वाला है, उसके बाद लाइन ब्रेक करना है, तो इसके लिए एक टैग होता है हमारे पास लाइन ब्रेक करने के लिए, BR टैग। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैराग्राफ की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक होती है ना। यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन होती है। तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ BR। BR टैग एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी का मतलब होता है कि जिसका क्लोजिंग नहीं होगा, है ना। और कंटेनर किसको बोलते हैं, पैराग्राफ कंटेनर है। देखो इसने इतना कंटेंट किया है ना। बोल्ड एक कंटेनर है, आई कंटेनर है, HTML कंटेनर है, बॉडी कंटेनर है। बॉडी के अंदर देखो कितना कुछ लिख रहा है। हेड भी कंटेनर है, इसके अंदर भी टाइटल वगैरह हमने दिया ही था। तो अभी तक जितने टैग देखे हैं वो सारे क्या है, कंटेनर टैग कहलाते हैं। लेकिन BR टैग में हमें क्लोजिंग नहीं देना पड़ता, केवल ओपनिंग देना पड़ता। क्लोजिंग क्यों नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसकी कोई रेंज थोड़ी ना कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक ब्रेक करें। इसका काम ही है लाइन को चेंज कर देना, जहाँ भी लिखोगे वहाँ से लाइन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। देखते हैं जब भी आप यहाँ कुछ चेंज करो तो कंट्रोल सेव के साथ जाना है और इधर रिफ्रेश करना है। लाइन ब्रेक हो गई, है ना। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, फाइन, कोई दिक्कत इसमें, ओके। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा टेक्स्ट हो जिसपे बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, अंडरलाइन भी हो, तीनों एक पे ही हो, है ना। एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। तो हम करेंगे अब नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होती है, इसको नेस्टिंग क्यों बोलते हैं, जब एक टैग के अंदर आप दूसरे टैग दे रहे हो ना, एक टैग के अंदर दूसरा टैग डिफाइन कर रहे हो तो इसको कहा जाता है नेस्टिंग। हाँ, नेस्टेड टैग बोल सकते हो, NESTED, नेस्टेड टैग बोल सकते हो या नेस्टिंग भी बोलते हो, ठीक है। तो एक ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं हम जिसके ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले आपको सपोज करना है उसे बोल्ड, तो आपने बना लिया बोल्ड टैग के लिए B, और जनरली इसको क्लोजिंग भी साथ में ही करते हो आप। अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे, लेकिन अभी हमें केवल अभी हमारा काम नहीं हुआ, हमें आई भी यूज़ करना है और आई को क्लोज करना है। अब हमें अंडरलाइन भी करना है सपोज, तो अंडरलाइन भी कर लूँ यू, अब यहाँ पर लिखना है, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें। ठीक, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है, चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले ओपन होता है ना वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। जब भी आप नेस्टिंग करेंगे तो जो सबसे पहले ओपन हुआ है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, ठीक है, जब तक कि उसका इफेक्ट ना खत्म हो जाए। आपने देखा ये HTML सबसे पहले ओपन हुआ, सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। हेड यहाँ ओपन जरूर हुआ लेकिन इसके अंदर हमें कुछ लिखना ही नहीं था तो इसको यहाँ क्लोज कर दिया। बॉडी यहाँ शुरू हुआ है तो देखो बॉडी कहाँ खत्म होगा, HTML से पहले, ठीक है, क्योंकि इनका इफेक्ट इनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर नेस्टिंग जब भी आप करो, आगे लूप्स वगैरह आएंगे जो आपने BSc में पढ़े भी होंगे, इफ एल्स आएंगे, उनकी नेस्टिंग करेंगे हम। तो वहाँ पर भी एक इफ के अंदर दूसरा इफ का जो ब्रैकेट आता है ना वो आपको ऐसे ही लगाना है,
अंदर वाला जो लिखा हुआ है वो पहले खत्म होता है, इट मीन जो बाद में आएगा वो पहले खत्म होगा। इफेक्ट कोई मायने नहीं रखेगा। देखो अब जो टेक्स्ट आया है वो बोल्ड भी है, इटैलिक भी और अंडरलाइन भी है, इसमें कोई मायने नहीं रखता। हाँ कि आपने यू यहाँ लिखा है तो क्या पहले नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्या कहें, जिस ऑर्डर में आपने ये टैग लिखे हैं उस ऑर्डर में उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले बोल्ड हो रहा था, फिर इटैलिक हो रहा था, फिर अंडरलाइन हो रहा था, और अब क्या होगा, पहले अंडरलाइन होगा, फिर बोल्ड होगा, फिर इटैलिक होगा, है ना। अल्टीमेटली यूजर को जो देखने को मिलेगा वो तो सेम मिलेगा। फाइन, इसमें कोई दिक्कत। ओके, नॉर्मल अगर कोई टेक्स्ट ऐसा चाहिए आपको जिसके ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करनी हो, सपोज आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या इनके ऊपर कोई प्राइस बताता है तो पुराना जो ओल्ड प्राइस है ना एमआरपी, उसको क्रॉस कर देते हैं और ऑफर प्राइस साइड में दिखाते हैं। वो उसको हटाते क्यों नहीं है, जब काटना ही है तो हटा दो, क्या लॉजिक है उसका। हाँ तो उसको हटा ही दो ना, पुराना प्राइस दिखाना ही क्यों है, अभी आप जितने में बेच रहे हो उतना ही दिखाओ ना। हाँ कि ये सस्ता कितना मिल रहा है ना, अभी ऑफर प्राइस क्या है। तो ऐसा टैक्स भी हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है जिसको हमें क्रॉस करके दिखाना हो। तो जनरली अब हमारे पास पेन तो नहीं है कि हम वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कैसे करेंगे। सपोज मैं एक केस ले लेता हूँ, BR लगा दिया मैंने लाइन चेंज करने के लिए, द ऑफर प्राइस ऑफ दिस मोबाइल वैल्यू, ऑफर प्राइस दिस मोबाइल कितनी है, तो वो तो हमें क्या दिखाना है, यूज़र को दिखाना है कि MRP कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर MRP दिखा दो या MRP बाद में दिखा दो, जैसे भी, लेकिन MRP जब भी दिखाओगे ना तो उसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर RS लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, और 50,000 था, इसके ऊपर मुझे क्रॉस करना है, और जो अभी ऑफर प्राइस है मेरा वो दिखाना है। तो यहाँ पर अगेन मैं RS लिख देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं 50,000 के बाद ये स्लैश लगा देते हैं, और यहाँ पर कर देता हूँ 30,000। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का क्या आ जाए, क्रॉस आ जाए। ठीक है, फाइन। तो जितने को भी आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, तो उतने टेक्स्ट को आपको एक टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। सपोज मैं अगर बोलता है कि 50,000 को बोल्ड कर दो, तो आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप B लगा दोगे, तो क्लोज कहाँ कर दोगे, जितना आपको बोल्ड दिखाना है उसके बाद क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। देखो बोल्ड हो गया, फाइन। जितना आपको करना हो उतना कर दो। अब मैंने यहाँ से बोल्ड को हटाया, पर्टिकुलर उस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है केवल उसी पर अप्लाई होगा। अब ये लाइन कैसे आएगी, तो इसके लिए एक टैग होता है स्ट्राइक टैग। कौन सा, स्ट्राइक। ठीक है, जितने को क्रॉस करना है उतने के ऊपर। सपोज ये फ्लैश भी लेना है तो यहाँ पर आप क्या करो, स्ट्राइक को क्लोज कर दो। करोगे तो वो 30,000 के ऊपर भी क्रॉस कर देगा, उसके आगे आने वाले पर भी क्रॉस कर देगा, है ना। क्या किया मैंने, जितना मुझे क्रॉस करना है उसको स्ट्राइक के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखो क्लियर है। हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, टेक्स्ट कैसा भी हो उसको जब जिस फॉर्म में दर्शाना हो दिखा सकते हो आप। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट ले लेते हैं। सपोज आपने देखा होगा कि कोई H2O या H2O सुना है ना नाम, CO2 H2O, है ना। और या तो कुछ पावर में लिखना हो 2 की पावर 3 वगैरह, तो हम यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करेंगे उसको, ये देखते हैं। मैं अगेन BR लिख देता हूँ, और सपोज मुझे 2 की पावर 3 करना है, तो यहाँ पावर में ले जाने के लिए तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। टाइप करूँगा कोड के अंदर 2 × 2 × 2 = 8, लेकिन ये 2 और 3 को कैसे दिखाना है, मुझे पावर में दिखाना है ना, 2 की पावर 3। तो अभी मेरे पास कोई टैग नहीं, और सॉरी कोई ऐसा ये नहीं था, तो अगर दिखाया तो 23 की तरह लग रहा है।
लेकिन अगर आपको ये 3 को ऊपर पहुंचाना है, ठीक है, 3 को ऊपर पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आता है इसका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये 2 टैग होते हैं, ये याद रखो, सुपर और सब। ये जनरली वैसे याद हो जाएंगे, इसके लिए आपको मेहनत करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इसको प्रैक्टिस में लोगे याद हो जाएगा। मैंने 3 को ही क्यों रखा है? क्योंकि जिसको ऊपर पहुंचाना है सुपर यूज होगा, सब नहीं यूज होगा। कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया, ठीक है। ये स्पेस आ रही है, इसको हटा देता हूँ। 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। अब हम वो लिखते हैं कि वाटर ऑफ फार्मूला या फार्मूला ऑफ वाटर लिखना हो, अगर H2O लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सपोज मैं यहाँ अगेन Br कर देता हूँ, जहाँ से भी लाइन ब्रेक करना हो तो ये याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज और O, H20 जैसा लग रहा है कुछ, है ना? डिस्प्ले करोगे आप, यहाँ देखोगे इस तरह से दिख रहा है। अब ऐसा क्या करें कि 2 का साइज अगर छोटा करेंगे तो नीचे नहीं जा पाएगा ना, साइज छोटा भले कर दोगे लेकिन नीचे नहीं जा पाएगा, और साइज छोटा करना भी एक सही ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करो, इसको एक टैग में डालो जिसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। उसका नाम था सुपर स्क्रिप्ट SUP का, और इसका नाम है सब स्क्रिप्ट। इसका क्लोज कर दो SUB। इसको केवल डाउन साइड ले जाना है उसको, फाइन। साइज छोटा करते तो इनका जो बेस है ना वो तो सेम बना रहता, 2 को हम, हाँ वो नीचे आना चाहिए। हुआ क्लियर? ओके। इसमें कुछ और टैग मिलते हैं साइज से रिलेटेड, हमें अलग अलग फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। सपोज मैं यहाँ पर Br लगा देता हूँ एक बार वो, और बिग टैग मिलता है किसी टेक्स्ट को बड़ा डिस्प्ले करना हो तो। टैग तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक यूज में आते हैं ना वो ये सब हम देख रहे हैं। देखो अगर CSS में जाओगे तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो हजारों प्रॉपर्टीज। और ना तो इतना पहले दिन से याद करने की कोशिश करना है। जब भी हम प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे जैसे काम करते हैं ना, हम यहाँ सब भी बेसिक सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जाते हैं तो वहाँ पर हर बार हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो उस वक्त गूगल कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, है ना? आपको लगता है कि मुझे कोई इफेक्ट डालना है, स्लाइडर डालना है, आपने वेबसाइट में देखा होगा इमेजेस स्लाइड होती है बार बार, है ना? कुछ नोटिफिकेशन होता है वो स्लाइड होता है, तो ये आप गूगल पे ढूंढ लोगे, आपको प्रॉपर्टीज मिल तो जाएगी, है ना? लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बेसिक टैग अभी देख रहे हैं जिनकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। इसके अलावा भी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए टैग बनते जाएंगे, यूज करते जाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू सनावट, को क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसा स्मॉल होता है उसको भी साथ में ले लेते हैं ताकि डिफरेंस दिख जाए आपको। गलती ना करें कि ओपन किसी टेक्स्ट से किया और क्लोज किसी और से किया। साइज में वेरिएशन है, अभी पेज जूम है ना, उसको मैं 100% पे करता हूँ तो ये इतना दिखेगा, ओके। हेडिंग का भी तो साइज बढ़ाना पड़ेगा वेबसाइट पे दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हो, हेडिंग का साइज बढ़ा सकते हो, फिर जनरली टेक्स्ट का बढ़ा सकते हो। देखो एक चीज़ अच्छी आपने पूछी कि हेडिंग और टेक्स्ट दोनों में साइज जब बढ़ा सकते हैं तो फिर हेडिंग की क्या ज़रूरत है? जब नॉर्मल टेक्स्ट को भी साइज कितना भी रख सकते हो आप, जितना बड़ा रखना चाहो उतना रख सकते हो, और हेडिंग का भी रख सकते हैं जनरली। लेकिन फिर हेडिंग की ज़रूरत क्या है? तो जब हमारी वेबसाइट सर्च इंजन क्रॉल करता है ना, गूगल सर्च इंजन,
कि कोई भी विजिटर या यूज़र गूगल पे कुछ सर्च करे तो आपकी वेबसाइट उसमें रैंक करना चाहिए, उसके सर्च रिजल्ट। तो ये चेक करता है कि अगर वो कीवर्ड आपके वेबसाइट में एज अ हेडिंग है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो रैंक अच्छी करेंगे। अदरवाइज आपने क्या किया, मान लो हेडिंग यूज़ ही नहीं किया और पर्टिकुलरली एक टेक्स्ट को ही आपने साइज बढ़ा के डिस्प्ले कर दिया, तो वो नहीं समझेगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने सर्च किया कि व्हाट इज़ HTML गूगल के ऊपर, तो वो उन वेबसाइट्स को लेकर आएगा जिसमें एज अ पार्ट हेडिंग का क्या दिया हो, व्हाट इज़ HTML। क्योंकि अगर पैराग्राफ के फॉर्म में व्हाट इज़ HTML भी लिखा है तो उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देगा, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार हम हेडिंग ही यूज़ करें, नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो तो भी, अदरवाइज वो फिर समझेगा, ये गूगल का जो सॉफ्टवेयर होता है, स्पाइडर्स होते हैं, वो समझेंगे कि आप हर जगह तो हेडिंग ही यूज़ कर रहे हो। तो वो हेडिंग कौन सी है, मेन कौन सा है और नॉर्मल टेक्स्ट कौन सा है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो जहाँ आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ की हेडिंग है या एक इम्पोर्टेंट हमारा ये वेबसाइट का भाग है, तो उसको एज अ हेडिंग लो, फिर चाहे उसका साइज आप कम करो ज़्यादा करो, वो मैटर नहीं करता, है ना। तो गूगल के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती है। बाकी डिस्प्ले करवाने को तो कुछ भी करवा सकते हैं, हेडिंग से अच्छा हेडिंग हम पैराग्राफ को दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम CSS के थ्रू उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक मार्क्यू टैग देता हूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट करके देखना, है ना। मार्क्यू का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को वेबसाइट पर या वेब पेज पर स्क्रॉल करवाना, है ना। तो मैं यहाँ सबसे ऊपर लिखता हूँ, किसी टेक्स्ट को वेबसाइट पर स्क्रॉल करवाना वेब पेज पर। जैसे अभी का टेक्स्ट तो स्टैटिक है, एक ही जगह रखा हुआ है ना, ये हमें क्या करना है कि एक ऐसा टेक्स्ट जो स्क्रॉल करे एक साइड से दूसरी साइड। तो मैं यहाँ मार्क्यू टैग लेता हूँ। सपोज मैंने लिया मार्क्यू और मार्क्यू क्लोज, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लेते हैं, ये टेक्स्ट छोटा ना लेते हुए इसको भी H1 के अंदर लिख ले तो थोड़ा बोल्ड दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो मैंने नेस्टिंग बताई थी, हम यूज़ कर सकते हैं उसको। H1 यहाँ लिखो, क्लोज किसके पहले करो, मार्क्यू के पहले। और अगर आपने बाहर लिखा है मार्क्यू के बाद लिख और पहले लिखा है तो उसको मार्क्यू के बाद में क्लोज, ठीक है। देखते हैं आउटपुट, ये देखिए, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि स्क्रॉल हो रहा है ना। तो इंटरनेट की स्पीड की वजह से आपको रुक रुक के चलता दिख रहा है, मेरे पास स्मूथ चल रहा है। ओके, अब ये डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जैसे अभी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, आप लेफ्ट टू राइट भेज सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ अंदर पूरा ना जाए, यहीं से वापस हो जाए, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं CSS के थ्रू। इसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स वगैरह इसके पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ऊपर टॉप टू बॉटम कर सकते हो, बॉटम टू अप कर सकते हो। इसका एरिया फिक्स कर सकते हो कि कितनी जगह में स्क्रॉल हो, है ना। अभी पूरा 100% विड्थ ले रहा है स्क्रॉल करने के लिए, आप कम कर दोगे तो कम हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम CSS के अंदर देखेंगे, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, एक और बता देता हूँ मैं आज कि एम्प्टी टैग आज एक देखा है, कौन सा, BR टैग। एक और होता है HR। HR क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। ये एम्प्टी टैग, HR मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है, ठीक है। जहाँ भी आपने HR लिखा, नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसका भी क्लोज नहीं होता, क्योंकि इसका ये नहीं बताने की ज़रूरत पड़ती कि वो लाइन कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करें। अगर मान लो कि इस लाइन को अगर आपको छोटा करना हो ना, तो CSS में जाकर कर सकते हो, इसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसकी थिकनेस बढ़ाना है तो थिकनेस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लो सपोज आपका कंटेनर ही छोटा है ना, और उसके अंदर HR लिया है, तो जनरली इतना ही बड़ा लाइन ड्रॉ, इससे बाहर नहीं जाएगा, कंटेनर से बाहर नहीं जाता। अभी हम आगे 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज केवल HTML पेज बनाना सीखा है ना, हेडिंग देखी है, पैराग्राफ देखा है, और ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स देखे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और बिग और स्मॉल, है ना, और ये मार्क्यू और HR और BR, इतने टैग कवर किए। 5 दिन का आपका HTML का सिलेबस है, 5 डेज का, है ना, और 5 दिन का CSS का है, और अप्रॉक्स 1 मंथ का है जावास्क्रिप्ट का। 5 दिन का बूटस्ट्रैप भी है।
15 दिन अभी तीनों चीज़ें चलेगी, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, और उसके बाद 1 महीने का है, लगभग 1 से सवा महीना है जावास्क्रिप्ट के लिए। फाइन। तो एक दिन का काम नहीं है ये। और दूसरी चीज़ कि धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस नहीं छूटे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना टाइम निकाल कर। अगर आपने सोचा है कि हमें इस लाइन में जाना है तो उतना ही आएगा जितना समय आप इसको दोगे, है ना। अभी तक स्कूल और कॉलेज लाइफ में हम एग्जाम में पढ़ लेते थे तो पास हो जाते थे, लेकिन यहाँ पास होना जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपका इंटरव्यू में आपका दोस्त आपका कंपनी में करवा भी देता है तो अल्टीमेटली कंपनी क्या मांगेगी आपसे? काम। और वो तो तभी आएगा ना जब आपको करते आएगा, प्रैक्टिस। नहीं, आप जुगाड़ से क्या कर सकते हो? इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो कि हाँ ठीक है वो कर लेगा, इसको रख लो, तो कंपनी रख भी लेगी। लेकिन जब आपको काम दिया जाएगा वो नहीं आएगा तो कब तक रखेगी, है ना। तो अल्टीमेटली काम करना है हमें, और काम करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। जितना आज पढ़ा है आज खत्म कर दो, इसको कवर कर दो। इवन अगर आपके पास टाइम हो तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप मेरे से आगे आगे चलो, है ना। जो मैंने आज बताया वो तो कर लिया। आप मुझसे अगर पूछोगे सर कल क्या बताने वाले हो, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। आप उसको घर से रीड आउट करके आओ, थोड़ा यूट्यूब देख कर आओ, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ना। हमारे सिलेबस में हम एक बच्चे को इस तरह से ले जाते हैं कि बेसिक से लगाकर वो एडवांस तक का कर पाए। लेकिन सारी चीज़ें अगर मान लो कि एक एक एलिमेंट, एक एक प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन करके बताना, आपको 2-3 साल भी कम लगेंगे। और जनरली एक प्रोजेक्ट बना के बता भी दिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट ऐसे बनता है, तो लाइफ टाइम एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी मिलेगा। वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसा प्रोजेक्ट बनवाता है। आपको केवल चीज़ें इम्प्लीमेंट करते आनी चाहिए, ठीक है। बाकी कल देखते हैं। ये जनरली खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद आपके इसी ग्रुप पर एक रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। हाँ यही वीडियो जो अभी हमने स्क्रीन पर जितना कुछ भी चलाया है वॉइस के फॉर्म में आ जाएगा और वीडियो के फॉर्म में आप देख पाओगे। और दूसरी ये जो मैंने फाइल बनाई है, ये फाइल भी सेंड कर रहा हूँ, ये 1 महीने के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो। 1 महीने तक अगर डाउनलोड नहीं किया, देख तो सकते ही हो, लेकिन 1 महीने तक डाउनलोड नहीं किया तो फिर उसके बाद देख भी नहीं पाओगे और डिलीट हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे पास भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आओ तो ये वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हो।